Good morning, beta. Any query up to last portion? आपको नहीं होगी तो फिर मैं करूंगी बेटा. नंबर ऑफ, चलो बताओ. नाउ माय टर्न. आपका टर्न ओवर. नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल. जनरल नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल. एक सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस जनरली कितने होते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मल्टी न्यूक्लियर स्टेट. आंसर भी दे दिया मैंने. 1. वेरी गुड. यस बेटा, करेक्ट. ठीक है. प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होगा. दैट इज ओनली जेनेटिक मटेरियल. एंड यूकैरियोट में एटलीस्ट वन. यस बेटा. एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस. एंड व्हाट इज न्यूक्लियोलस? व्हाट इज न्यूक्लियोलस? फर्स्ट टेल मी व्हाट इज न्यूक्लियोलस. वन और मैनी. यस बेटा. व्हाट? storehouse of RNA. Yes बेटा. nucleus dense structure. Okay, correct. ये तो बुक वाली चीजें याद रह गई, मेरी बताई हुई चीज भूल गए. मैंने क्या बताया? RNA, RNA, protein. Yes, correct. Very good. And फैक्ट्री बताया था कुछ. फैक्ट्री है चॉकलेट बनाने की. कैसी फैक्ट्री है? राइबोसोमल फैक्ट्री. वेरी गुड. राइबोसोम के सिंथेसिस का साइट है न्यूक्लियोलस. और अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, वहां राइबोसोम सिंथेसिस होगी, तो पाथ होगा. एक एक पाथ होगा. वो पाथ क्या होगा? किससे वो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा? न्यूक्लियस इज हेडक्वार्टर ऑफ सेल. न्यूक्लियर पोर. वेरी गुड. न्यूक्लियर पोर लोकेटेड ऑन. न्यूक्लियर पोर करेक्ट है बेटा. लोकेटेड ऑन. कहाँ पे होगा न्यूक्लियर पोर? न्यूक्लियस के किस स्ट्रक्चरल पार्ट पे न्यूक्लियर पोर आपको दिखेगा? न्यूक्लियर एनवेलप. वेरी गुड. न्यूक्लियर एनवेलप. और वी कैन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. गुड. मैं समझ में आया. क्लियर है. ओके. अंदर जो प्लाज्मा है, व्हाट इज दैट? प्लाज्मा इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज. न्यूक्लियोप्लास्ट के अलावा नाम बताना. न्यूक्लियोप्लास्ट सबको पता होगा. और दूसरे नाम बताओ उसके. देखो, भगवान तेरे नाम अनेक, इस टाइप से है. न्यूक्लियस, हेडक्वार्टर. भगवान ही हुआ सेल का. न्यूक्लियर सैप. वेरी गुड. कैरियोलिम्फ. यस बेटा. एंड न्यूक्लियोप्लास्ट. वेरी गुड. ठीक है बच्चा. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. व्हाट आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर inside the nucleus? Chromatin. Very good. And what means of chroma? What is chroma? Here, what is chroma? कलर. वेरी गुड भाई, तुम लोग तो बहुत अच्छे से सुन रहे हो. चलो, इसका मतलब सबने अच्छे से सुनना है और अच्छे से नोट कर रहे हो और ध्यान रख रहे हो. कुछ भी रटना नहीं पड़ रहा है बेटा. बस इतना बता दो. वायु में रटना तो नहीं पड़ रहा है. अभी तो हम लोग अपनी सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते रहते थे, उसी को समझ रहे हैं. है ना? कितनी इंटरेस्टिंग चीज होती है ये तो. बेसिस बेसिस. यस. चलो अभी स्टार्ट करते हैं. तो अभी हमें सेल के अंदर टूर, एक जैसे ना क्या बोलते हैं उसको, टूरिस्ट गाइड. टूर पे गए हो कभी?
टूरिस्ट गाइड होता है ना एक, जो आपको घुमाएगा, वहां की चीजें बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। टूर को जो भी रहेगी, जो भी साइट होगी, जो भी हिस्टोरिकल हो या वॉट एवर काइंड ऑफ प्लेस, उसको वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेगा। तो आई एम हियर लाइक अ टूरिस्ट गाइड। ठीक है। किस टूर पे ले जा रही हूँ मैं? कहाँ पे हो तुम लोग? बायो के टूर पे। अब जो 2 साल तक रहेगा वो पूरा इस बायोलॉजी के हर कोने 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 को मेरे साथ घूमेगा। और जो अभी छोटी ट्रिप पे है, या अभी राइट नाउ की बात करें, कोई आगे क्या करता है उसकी बात नहीं करते हैं, तो वो किस टूर पे है? छोटी सी ट्रिप पे है, बेसिक्स बायोलॉजी के। एक छोटे टूर पे हम लोग निकले घर में बैठे बैठे। अच्छा है, आजकल सब कुछ डिजिटल हो रखा है। तो बेसिक्स बायोलॉजी के जो भी टूर जब मैं कराती हूँ, तो आपको एकदम विजुअलाइजेशन होना चाहिए। अपने आप से पूछना, कितने लोग इसको पढ़ाई की तरह देख रहे हो और कितने विजुअलाइज कर पा रहे हो, कितने का मन कर रहा है कि दे कैन विजुअलाइज। वो जानना चाहते हैं कि हाँ, ये सेल है, आई एम हियर इनसाइड द सेल, आई एम लुकिंग अराउंड अबाउट द साइटोप्लाज्म एंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स फंक्शनैलिटी, आई एम आई एम क्वेरिंग अबाउट दैट। इस तरीके की थॉट्स कितने लोगों को आ रही है? जितने लोगों को आ रही है, वो ये समझ रहे, तब मैं भी ये समझ सकती हूँ कि मेरे पढ़ाने का पर्पस सॉल्व हो। क्लियर? बुक से कवर करने की थॉट के ऊपर होना चाहिए अब इस टाइम। और ये थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये थॉट होनी चाहिए। तो ये जब मैं कहूँ कि वी आर ऑन टूर, क्लियर, तो हम उस वक्त जहां पे भी घुमाएंगे जिस चीज पे, अब जैसे जस्ट सपोज कोई इमेज देखते हैं, ये एक इमेज है, ठीक है। हम ये सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, हम इसके अंदर तुमको एंट्री करा दिए। जब यहाँ थे तो तुमने इसके बारे में देखा, यहाँ है तो इसके बारे में आप पूरे अवेयर होके सुन रहे हो बेटे, है ना। न्यूक्लियस की बात की, यहाँ पे थे, इसके अंदर का टूर कराया, फिर घर पे छोड़ दिया तुम्हें कि भाई अभी आराम करो, इतना पढ़ने में थक गए, इतना घूमने में थक गए। और फिर कल रेजुविनेट होके नाश्ता वास्ता ब्रेकफास्ट अच्छा करके फिर आगे बढ़े। ठीक है। वही आगे बढ़ने में हम न्यूक्लियर पोर के बाहर तुम्हें वापस ले आए, एंड यहाँ पे आज घुमाएंगे इस एरिया। तो यहाँ एरिया जो बचा है, ये मेनली क्या होगा? साइटोप्लाज्म एंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनल। तो टूर के लिए रेडी हो तो तुम? तो यहीं पे बैठे रहना, जहां जहां ले जाएंगे वहां वहां घूमते रहना। कितने लोग हो? 45। ठीक है, मान लेते हैं 42 44। सब घूमने के लिए रेडी हो जाओ, अपनी सीट बेल्ट बांध लो। और जैसे 3D इमेज होता है ना, जस्ट ट्राई टू विजुलाइज। जब बोलूं साइटोप्लाज्म, तो ऑक्सीजन लगा के साइटोप्लाज्म में डुबकी लेना। ठीक, चलो। अब पहला स्टार्ट करते हैं। हम बाहर आए, न्यूक्लियर कोर से बाहर आ गए। तो ऑब्वियसली जब अंदर बाहर कहीं जा रहे हैं, मैंने बताया हर जगह क्या है बेटा? पानी पानी पानी। ठीक, पानी है हर जगह। अब ये वाला पानी क्या हो गया? फिर से तोड़ देते हैं। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड, सेल का लिक्विड। अब यहाँ पे सिर्फ सेल का लिक्विड बोलोगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लास्ट को छोड़ के जो भी रह गया वो स्ट्रक्चर क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। मतलब मैथमेटिकली हम इसको एक इक्वेशन लिख देते हैं, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू सुंदर सा साइटोप्लाज्म। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साइटोप्लाज्म की, इसको अपना कंस्टिट्यूएंट्स, इसको सब कुछ बड़ा मैनेज करके रखना पड़ता है, पीएच रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर। अदरवाइज जितने रिएक्शंस चल रहे हैं वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्लियर बेटा? तो साइटोप्लाज्म होता क्या है? इससे सबने डुबकी लगा ली, साइटोप्लाज्म में पहुंच गए हो। ठीक। अब अपन को तो पता है कि साइटोप्लाज्म है ये। कुछ लोग थे जो पढ़ लिख के इसको डिस्कवर किए कि ये स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर? तो ऑब्वियसली वो लोग कब आएंगे? रॉबर्ट हुक के बाद आएंगे, सेल की डिस्कवरी के बाद आएंगे। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी जो हुई थी, वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट कॉलिकर, कॉलिकर, क्लियर, इन 1862। श्रद्धांजलि देना, नाम नोट कर लेना, याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट चीज की डिस्कवरी है, इंपॉर्टेंट लोग है भाई। ठीक है, नीट में आ गए तो हमें 4 मार्क्स देके जाएंगे।
इससे अच्छी बात क्या है? इट इज द साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे। अब देखो बायोसिंथेटिक को यहाँ सिंपल सा एनाबॉलिक लिख लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, समझ में आ जाता। सिंथेसिस होना एनाबॉलिक, मतलब देयर इज समथिंग रिलेटेड टू metabolic. Collectively, we call it metabolic. Synthesis is anabolism. या लिख रहे हैं तो लिख भी ओके है, एनाबोलिक। ब्रेकडाउन इज, काट दो उसको, काट दिया, कैटाबोलिक। ओके, ब्रेकडाउन किसी बड़े मॉलिक्यूल को आप तोड़ने के प्रोसेस में है, उस पाथवे में चल रहे हैं तो क्या कर रहे हो? कैटाबोलिज्म कर रहे हो। कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो इट इज द साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे। दोनों बायोलॉजिकल पाथवे हैं। बायो के अंदर हो रही है, मतलब लाइफ के अंदर हो रही है, लिविंग के अंदर हो रही है, लिविंग की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के अंदर हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है उसके। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द साइट ऑफ न्यूमरस बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवेज। और कोई भी सिंथेसिस ऐसी वन स्टेप प्रोसेस नहीं होती है। दैट्स वाई जब हम उसको मल्टी स्टेप प्रोसेस में पढ़ते हैं, क्लियर, मल्टी स्टेप प्रोसेस में पढ़ते हैं तो वी कॉल इट पाथवे। जैसे आप जस्ट सपोज कोई आया है तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, लेकिन चलो ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो सबने किया है। आप सभी स्कूल गए होंगे, कभी तो गए होंगे, चलो लास्ट 1 ईयर में नहीं गए तो भी गए होंगे। तो घर से स्कूल तक जाने के लिए आप ऐसा नहीं घर से निकले और स्कूल, हो सकता है भाई ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसको भी स्कूल की बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ेगी। अगर जस्ट स्कूल के बगल में घर है तो भी रोड पे निकलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा एंड स्कूल में एंटर करना पड़ेगा। तो देयर इज पाथ, क्लियर, उसी को बोलते हैं पाथवे। जब आप मल्टी स्टेप प्रोसेस को देखते हो मेटाबॉलिक पाथवे में, तो दैट इज नोन एज पाथवे। पाथवे को लेके बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों बड़े बड़े पाथवे होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पाथवे हैं, क्लियर। नम अब यहाँ पे हम कहें कि पाथवे हो गए, टू टाइप्स के हैं, या तो सिंथेसिस हो रही होगी या तो ब्रेक डाउन हो रहा होगा। कुछ तीसरा समझ में आता है क्या? किसी के दिमाग में कोई तीसरी चीज आ रही है कि एक रिएक्शन होगा तो या तो कुछ सिंथेसाइज हो रहा होगा, या तो जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को तोड़ के प्रोडक्ट बन जाए, क्लियर, या सबस्ट्रेट को तोड़ के प्रोडक्ट बन जाए, या सबस्ट्रेट में कुछ ऐड करके प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, एट द एंड सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन एंजाइमेटिक रिएक्शन इसको बोलते हैं, क्योंकि every reaction inside of a living organism is controlled by a enzyme। कोई भी रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हमारे बॉडी में नहीं चल रही है जिसको कैटेलाइज करने के लिए, जिसको कंट्रोल करने के लिए एंजाइम बाबा ना बैठे हैं, क्लियर। तो एवरी रिएक्शन इज undergoes in place of an enzyme। Is it clear बेटा? तो उसी सबको हम कलेक्टिवली बोल दिए मेटाबॉलिक पाथवे। अब देखो जब हम एवरी रिएक्शन ऐसे बोलते हैं तो तुम समझो कि इस चीज की इम्पोर्टेंट कितनी है। हाँ, क्या कह रहे हो? व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम बेटा कैटलिस्ट जानते हो? कैटलिस्ट, अरे चलो देखो, तीन दोस्त हो, ए बी सी, क्लियर। ए की सी से किसी बात से नाराजगी चल रही है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। बी चाहता था कि वो ए का बहुत अच्छा फ्रेंड हो, लेकिन तीनों फ्रेंड है बट ए और सी ज्यादा फ्रेंड है। ठीक, अब ए और सी में किसी बात से हो गई खटपट हल्की फुल्की। बी क्या कर सकता है? या तो जोड़ दे, सिंथेसिस करा दे, या तो और दूरी बढ़वा दे और तोड़ दे, ब्रेक डाउन करा दे। ठीक है बच्चा। अब ये बी इनके रिएक्शन में ए और सी की लड़ाई में था नहीं, जबरदस्ती कूद पड़ा है, क्लियर। कूद पड़ा है तो ये ए को अकेले में कुछ कुछ, अगर ये तोड़वाने वाला होगा तो ए को कुछ कुछ ऐसा बोलेगा कि भाई ए, सी ने तेरे को ऐसे कहा, सी ने पहले भी ये किया था, ये वो, ए गया सी को दिया दो भूसा, खत्म कहानी। सी के पास गया, सी से बोला ए ने तेरे को ऐसे ऐसे कहा था, ए ने कई बार तेरे को चीट किया है, तेरे से झूठ बोला, ये वो,
बुराई कर रहा था तेरा, सी को भी आया गुस्सा, सी और ए मिले, कहानी खत्म। ठीक, इसने क्या किया, इसका इस रिएक्शन में कोई रोल नहीं था, ए ही रहा, सी ही रहा, लेकिन उसने रिएक्शन करा दिया एक, जो उनके बीच में बात नहीं हो रहा था उसी को उसने और फास्ट करा दिया। अब हो सकता है ए और सी को बहुत अच्छे से समझा दे कि देख भाई ए, ऐसा हो जाता है कभी कभी, चल सी तेरे बारे में बहुत टेंशन ले रहा है, तो दोनों मिल भी गए, ये भी हो सकता है। तो जो वो अपने से बिना बात किए हो सकता है 3 दिन में मिलते, वो बी ने उन्हें जल्दी मिला दिया। तो बी इज वर्क लाइक निकल, हाँ बेटा, निकल एज अ कैटलिस्ट। तो उसने क्या किया, कैटलाइज किया, रिएक्शन को स्पीड अप किया। तो यही काम होता है एंजाइम्स का। और क्योंकि वो बायो पैथवे में है, वो बायोलॉजिकल सिस्टम में है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बायो कैटलिस्ट। नोट कर लेना, बायो कैटलिस्ट आर एंजाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, सिंपल सी चीज। बाकी इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे कि मोस्ट क्यों बोला मैंने, बाकी कहाँ है, कुछ एंजाइम और कैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन। इज इट क्लियर? तो अभी देखते हैं। तो एंजाइमेटिक कंट्रोल अपने चलती रहती है एंड इस तरीके से आपके बॉडी में एक सेल के अंदर हजारों रिएक्शंस चल रहे हैं जो कि प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट है। आप काम करते करते थक जाते हो, वहां पे देखो सब कुछ चल रहा है और एक रिएक्शन दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा है। अगर यहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो उस पर्सन को सर्टेन डिजीज हो जाता है, सर्टेन अनईजी रहेगा। ठीक है, चलो अब साइटोप्लाज्म पे बहुत कहानी हो गई होगी, मैम मुद्दे पे तो आती नहीं है, घुमाती रहती है टूर पे। तो भाई टूर पे निकले तो टूर तो थोड़ा कहते हैं ना एक्सप्लोर करके ही होगा। ठीक, ऐसे तो मजा नहीं आएगा ना, ये कुतुब मीनार है चलो आगे बढ़ते हैं, ये रेड फोर्ट है आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही टाइम है। तो एकदम अच्छे से बेटा, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक तो क्या है ना, अपन बहुत डिवाइड 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 करते चलेंगे, हर किसी को डिवाइड कर देंगे तभी हमें समझ में आ गया। सेल को डिवाइड किया, क्यों, वहां पे कंटेंट निकाला, लेयर को निकाला। नाउ साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं, तो लिक्विड एक तरफ कर देते बेटा, लिक्विड एक तरफ कर दिए, दैट इज साइटोसॉल। इसका टेक्निकल टर्म हो जाता है साइटोसॉल। साइटोप्लाज्म को अगर आपने डिवाइड किया, है वो साइटोप्लाज्म नहीं, लेकिन साइटोप्लाज्म इज इंक्लूडेड विद द सेल ऑर्गेनेल बॉडीज, ये सब होगा उसमें। Cytosol matlab you are talking about only aqueous soluble part contains various fibrous proteins forming cytoskeleton. सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट रह जाएगा आपके पास। यस बेटा श्रेयस करेक्ट है। हाँ, बी में कोई चेंज नहीं हुआ ना। तो एंजाइम या आप केमिकल कैटलिस्ट की बात करो, कोई भी कैटलिस्ट अपने को चेंज नहीं करता, वो बस आग में घी डालने वाला काम करता है और आग लगा के आगे बढ़ जाता है। हर केस में नहीं, एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ। तो एक्वस सोलुबल पार्ट इट मीन्स कि आप जब साइटोप्लाज्म बोल रहे थे तो साइटोप्लाज्म में देयर इज लिक्विड, सिंपली हम लिक्विड बोल रहे थे इसको। अब इस लिक्विड के अंदर है, इस लिक्विड में बहुत मेजर अमाउंट में वाटर है, प्रोटीन है एंड नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स और बॉडीज प्रेजेंट है, अलग अलग इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, स्टोरेज बॉडी या कुछ भी अभी बात करेंगे। तो हमने पहले क्या देखा, सिर्फ हम सॉल्युबल पार्ट को देख रहे हैं। तो सॉल्युबल पार्ट इज नॉट अबाउट ओनली वाटर, प्योर वाटर कहीं नहीं है बॉडी के अंदर, कहीं भी प्योर वाटर नहीं है। आपके बॉडी के बाहर भी कहीं भी प्योर वाटर नहीं है जब तक आप लेबोरेटरी में उसको क्रिएट नहीं करते। वाटर इज नॉट इन प्योर फॉर्म, क्लियर, उसमें कुछ ना कुछ डिजोल्व होगा, दैट इज नॉट ओनली H2O कहीं पे भी। तो उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि एक्वस सॉल्युबल पार्ट, एक्वस सॉल्युबल पार्ट इट मीन्स कि इसने सॉल्यूशन बना रखा है, एक चीज समझ लो। ठीक, अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है वो यहां से लिखा है, कंटेन्स वेरियस फाइब्रस प्रोटीन, फाइबर बनाने वाले प्रोटीन, फाइबर प्रोटीन, क्लियर, फाइबर प्रोटीन है फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन। इसी के डिफरेंट डिफरेंट फिर टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग कि माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है। अभी सिर्फ हमें ये जानना है कि
एक तो इस सेल है, सेल के अंदर लिक्विड है, ये लिक्विड के अंदर इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगेन फैले हुए हैं, जो कि सॉल्युबल है, मतलब ये ऑर्गेनल नहीं है, इसको आप चाहोगे तो ऐसे सेपरेट नहीं कर पाओगे, या आइसोलेट कर सकते हैं, इसको केमिकल टेक्निक है, स्टडी हो चुकी है इनके भी। बट ये जब आप कहोगे कि सेल ऑर्गेनल, तो सेल ऑर्गेनल इस लिक्विड और इस प्रोटीन के बीच में कहीं प्रेजेंट होंगे, सिंपल सी बात। तो वो स्ट्रक्चर जो साइटोसॉल बना रहा है वो क्या है आपका, मेनली उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं, कुछ और डिजोल्व मटेरियल भी होते हैं, बट आपको अभी प्रोटीन्स ध्यान में रखना है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल, केमिकल, ठीक है, यहाँ पे सब केमिकल होगा, वाटर होगा, प्रोटीन होगा, दैट ऑल आर केमिकल, कोई भी ऑर्गेनल की बात नहीं कर रहे। तो जब आप एक स्ट्रक्चर बताते हो ना, देखो अभी जैसे जस्ट सपोज कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ ऐसा शेप है, इस सेल का कुछ ऐसा शेप, क्लियर। तो अब ये शेप के लिए अंदर क्या होगा, रॉड लगी होगी। अब लोहे की रॉड जैसा टफ स्ट्रक्चर नहीं है, बस समझने के लिए समझो, अंदर क्या होगा, रॉड होगा। तो बेटा इसने इसको एक शेप दे दिया, एक स्ट्रक्चर दिया है। एंड यू नो कि बॉडी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हो तो फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी कौन बनाता है, बॉडी का फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर। करते हैं साहिल टेस्ट और हर चीज की बात अभी लास्ट में करेंगे, अभी अटेंटिव होके सुनो। बॉडी का फ्रेमवर्क, वेरी गुड, बोन्स, बोन्स बेटा, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। प्रोटीन साइटोप्लाज्म बहुत बेसिक बात हो जाएगी, पूरी बॉडी का, जैसे ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी का फ्रेम, फ्रेम किससे बना हुआ है, ये स्किन, स्किन क्यों इस तरीके से आपके हाथ और पैर है, क्योंकि अंदर एक बोनी सिस्टम है, स्केलेटन। तो इसने क्या बना दिया, साइटोस्केलेटन। अब इस टर्म पे नहीं कंफ्यूज होना, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। तो लिक्विड और प्रोटीन के फाइबर जो वहां पे प्रेजेंट है, वो टुगेदर मिलके एक सेल के स्ट्रक्चर एंड शेप को डिफाइन कर, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जैसे आपके शरीर पे स्किन दिख रही है आपको बाहर की तरह, बाहर आउटर साइड में, उसी तरीके से उसने क्या कर रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ओढ़ लिया, ठीक है। इसको यू कैन रिलेट कि आपने वो टूरिस्ट, टूरिस्ट पे टूर पे ही है, तो जो समझ समझ लो कि टूरिस्ट लोग जब जाते हैं तो अपने साथ टेंट जैसा कुछ चीजें ले जाते हैं ना, तंबू लगाते हैं, ठीक है, रात में रुकना हुआ फटाफट लगा लिया, इस तरीके की चीजें देखा होगा, मूवी में देखा होगा, कभी लाइव कहीं देखा है, छोटे बच्चों के आजकल गेम में भी आता है, घरों में उनका प्ले प्ले टेंट हाउस टाइप का हो जाता है। तो आप देखे होंगे कि इसका भी एक स्केलेटन आता है, ये हमेशा तो तंबू की तरह टेंट लगा के नहीं चलता रहता है ना, ये पैक्ड रहता है, इसमें रॉड है, इसमें मटेरियल है, इसमें एक क्लोथ है बड़ा सा, ठीक है। तो जब ये रॉड वगैरह आप सब असेंबल करते हो तो कहीं जाके इसका एक स्ट्रक्चर बनता है, और इस स्केलेटन के ऊपर फिर आप क्या करते हो, एक कपड़े लगा के आपने ऐसे कर दिया, एंड उसको सपोर्ट के लिए थ्रेड वगैरह से, जो भी रस्सियां हैं रोप से, उससे बाइंड अप कर, तो आपने एक स्ट्रक्चर दिया, एक शेप को दिया। सेम वे में सेल का एक स्ट्रक्चर है, दैट इज डिफाइंड बाय द साइटोस्केलेटन। आई थिंक क्लियर होगा, इससे ज्यादा तो क्या ही समझाएं अभी। नाउ साइटोसोल हटा दिया, तो अब क्या रह जाएगा बेटा, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब साइटोप्लाज्म ने इंक्लूड कर रखा है इन चीजों को, क्लियर। इन द सेल साइटोप्लाज्म देयर आर प्रेजेंट न्यूमरस लिविंग एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा, लिविंग का मतलब ये नहीं है कि ये लाइव है, क्लियर, ये लाइव है, ये भी अंदर कुछ सांस ले रहे हैं सारे ऑर्गेनल, दैट इज नॉट मीन, दैट इज रिलेटेड टू कि ऑर्गेनल है, ऑर्गन के अंदर, सेल के अंदर, सेल को जैसे मैंने रिलेट कराया था कि इफ यू कंसिडर सेल एज अ बॉडी, अगर बॉडी के साथ एनालॉज करोगे तो ऑर्गेनल आर द ऑर्गन्स, क्लियर। तो जैसे आपके लिए हार्ट और लंग्स की इंपॉर्टेंस है, उसी तरीके से सेल को अपने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है। तो जिनकी जो प्रोसेस कर रहे हैं, क्लियर, वो सभी क्या हो गए, लिविंग में आ गए। जो बॉडीज हैं, जो स्टोर कर दिया आपने, ठीक है, जैसे आपकी किचन फंक्शनल यूनिट हो, क्लियर, आपका गोडाउन, आपने घर में कहीं आपके स्टोर हाउस है, तो वो कैसी है, वो नॉन फंक्शनल है,
वो कभी कभी आप वहां पे स्टोर की हुई चीजों को ले रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके आप स्टडी कर रहे हो, वहां पे जाके आप खाना बना रहे हो। तो जस्ट ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन, इट इज नॉट related to living and non-living structure. Living is also made up of chemicals. There is membrane, there is unit. Clear? सबके पास केमिकल्स हैं, नॉन लिविंग से बने हुए मैटर हैं, मतलब स्ट्रक्चर है। तो बेसिक डिफरेंस इज फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, इतना ध्यान। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, अगर एक जगह प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो वो फंक्शनल हो गया, ठीक है। एक जगह प्रोटीन वेसाइकल में स्टोर है, ये वेसाइकल नॉन लिविंग है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो उन दोनों को ही कलेक्टिवली हमने क्या बोल दिया? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। एम आई क्लियर विद दैट? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन समझ में आए? बेटा थोड़ा रिप्लाई फास्ट, स्पीड बढ़ाओ। तो टूर पे कहाँ हो? साइटोप्लाज्म के अंदर। वेरी गुड। साइटोप्लाज्म में आपने पूछा मैडम ये लिक्विड जैसा जो हमारे चारों तरफ फ्लोट कर रहा है, व्हाट इज दैट? मैंने बोला बेटा दिस इज प्लाज्मा। क्लियर? फिर तुमने पूछा मैम इसमें कुछ मिला हुआ है क्या? हाँ मिला हुआ है। इसमें बेसिकली नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, बट मेन कंपोनेंट इसका क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एकदम डिजोल्व होते हैं, कुछ उसमें एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हैं, लेकिन आप उसमें उसको एक तरीके से मर्जिंग कह सकते हो कि वो वहां पे एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन है वो पार्ट हो गया है, अब साइड उस प्लाज्मा का पार्ट हो गया है। तो दैट आर बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन्स जो टुगेदर एक असेंबल होके यूनिट बनाएंगे, एक स्केलेटन बनाएंगे, दैट इज साइटोस्केलेटन। फिर तुमने बोला मैम ये जगह जगह कुछ कुछ चीजें दिख रही हैं, ये सब क्या है? मैम ने बोला कि बेटा देखो ये, अब आप इसको हटा दो, इस प्लाज्मा को हटा दिया आपने, इसके डिजोल्व कंटेंट को हटा दिया, इसके जो भी पार्ट है फाइब्रस उनको आप हटा दिए, तो अब ये सब हटाने के बाद जो बच जाएगा आपके सराउंडिंग में वो सब कुछ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स है। इट इंक्लूडेड ऑर्गेनल, फंक्शनल ऑर्गेनल एंड स्टोरेज बॉडी। ठीक है, इतना ट्रिक हो गया अपने। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? द लिविंग साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, अब वही बात आ गई फंक्शनल वाली, आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स और प्रोटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स और ऑर्गेनॉइड्स, ये टर्म्स हैं इनके। ऑर्गेनॉइड्स, ठीक है, ऑर्गन से ऑर्गेनॉइड्स बन गए, अलग अलग बॉडीज। प्रोटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं हम उनको, सेल ऑर्गेनल भी कह सकते हैं। क्लियर? द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ड्यूटोप्लाज्मिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी एक बार टर्म आ चुका है, एर्गास्टिक बॉडी। क्लियर? नॉन फंक्शनल है, लेकिन जैसे क्या है कि आपने चीनी को स्टोर कर, शुगर स्टोर कर रखा है इस बॉक्स में, तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। जब आपकी ये फंक्शनल वाली चीनी के डिब्बे से चीनी शुगर खत्म होगी तो आप इसी से ट्रांसफर करो। ठीक है, तो इसको रिलेट करो बेटा कि इसको आप डिवाइड कर दिए फंक्शनल एंड स्टोरेज में, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। क्लियर? नॉन फंक्शनल क्या, मैं तो तुम्हें बता दूं कि आप अगर कहीं डेड भी पढ़ रहे हो ना, अरे प्लांट में तो पूरा डेड डेड बॉडी ही काम करता है। जाइलम वेसल, ठीक है, जाइलम ट्रैकेट, दैट ऑल आर डेड। वो डेड है, वो मरने के बाद पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं बेटा। तो दैट इज फैंटास्टिक वर्ड, बस आप समझते चलो। तो नॉन लिविंग का मतलब नॉन फंक्शनल है, लेकिन नॉन फंक्शनल होके भी उसका कोई रोल है, सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना यहाँ पे। जस्ट साइट ऑफ फंक्शन, जैसे आप रेस्पिरेशन बोलते हो, आप फोटोसिंथेसिस बात कर रहे हो, आप कोई भी मेटाबॉलिक पाथवेज की बात करते हो, तो दैट इज फंक्शनल। ठीक है, फॉर्मेशन, स्टोरेज, स्टोरेज तक जो ट्रेवल हो रहा है वो सब फंक्शन है, स्टोर हो गया तो दैट इज बॉडीज, एर्गास्टिक बॉडी। ठीक है, तो ड्यूटोप्लाज्मिक टर्म ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नाउ रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, इतना तो बता दिया, सब रोल ही है उसमें, अब इसको लाइन बाय लाइन समझो। पार्टिसिपेट्स इन इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट, वेरी गुड। इंट्रासेलुलर मीन्स, अब अगेन छोटा सा डायग्राम होना चाहिए, पहले बनाया है तो वेरी टू गुड है, नहीं बनाया तो फिर से बना लेना। ये क्या हो जाएगा? इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्लियर? सेल के अंदर,
इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर। क्लियर? दो सेल के बीच में, दिस इज, जब आप किसी इंटर की बात करते हो तो वो क्या होता है, बिटवीन टू। तो बायो में ये बहुत रिपीट होता है। एक्स्ट्रा मीन्स विद रिस्पेक्ट, जिसकी बात कर रहे हो उसके बाहर। क्लियर? आउट, आउटसाइड। इंट्रा मीन्स इनसाइड, लिख लेना कहीं पे, इनसाइड। एंड इंटर मीन्स, इंटर इज रिलेटेड टू बिटवीन टू, एक ही जैसे दो के बीच में आप कुछ बात कर रहे हो, दो सेल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स इट, इंटरसेलुलर। एक सेल के अंदर की मैकेनिज्म इंट्रासेलुलर, एक सेल का उसके बाहर का इंटरेक्शन एक्स्ट्रा सेलुलर। इज इट क्लियर? जैसे देखो तुमने शायद ये सुना हो, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंट्रा स्कूल कंपटीशन। क्लियर? इंट्रा स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन, इंटर स्कूल बैडमिंटन कंपटीशन। तो एक जिले के कई सारे स्कूल आ गए तो इंटर स्कूल हो गया। अपने स्कूल के अंदर चल रहा है तो इंट्रा कंपटीशन हो जाएगा। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे अभी देखो एक कॉमन सा तुम्हें और बताती हूँ। अभी कोरोना में ट्रेवल रुका था तो इंटर स्टेट ट्रेवल नॉट अलाउड, इंट्रा अलाउड, पास अलाउड, ये सारी चीजें टर्म आ रही। मतलब एक स्टेट के अंदर आप जाओगे तो दैट इज इंट्रा अबाउट दैट पर्टिकुलर। अगर महाराष्ट्र का एग्जांपल ले तो वो महाराष्ट्र हो गया। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन मतलब दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में। इज इट क्लियर? क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन में हम देख रहे हैं कि फंक्शन में क्या है, पार्टिसिपेट इन इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन। भाई जिसकी लोकेशन सेल के अंदर है, मैंने तुम्हें यहाँ टूर में बैठा रखा है, वो यहाँ पे क्या करे, तो ऑब्वियसली कौन से मेथड में रोल प्ले कर रहा है, इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रासेलुलर मेटाबोलाइट्स, एंजाइम्स, रिएक्शंस, सभी के डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी रिएक्शन होगा बेटा। ठीक है? आपके पास चीनी अगर होगी नहीं तो आप चाय पत्ती, चीनी होगी नहीं तो चाय कैसे बनाओ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स में प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, लिख लो। अभी जो मैम ने ऐसे ही गाना गाती रहती है मैम, कुछ भी बताती है, तो प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, मेटाबोलाइट। जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है एदर कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज नोन एज मेटाबोलाइट। और एंजाइम मैंने बताया कि दे आर बायोकैटालिस्ट। तो इस मेटाबोलाइट के फॉर्मेशन में वो हमेशा रोल प्ले करेंगे, कैटालिस्ट। क्लियर? हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल। अब कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट भी तो चीज जानिए बेटा, है ना। खाना अगर घर में बना है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकलना पड़ेगा। किसी की अलग डिमांड है, किसी का नाश्ते में मिल्क लेना है, किसी को चाय कॉफी लेनी है, तो अलग डिमांड को अलग अलग सप्लाई की तरह हर जगह पहुंचाया जाता है। क्लियर? सेम वे में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल हैं। अब जैसे ही वो घर पे निकलेंगे तो आप देखो आपके घर में एक कॉमन चीज होगी, पूरे घर में फ्लोर तो होगा, ठीक है, फर्श बिछी होगी, तो ये फर्श ही क्या हो गया, सेल का साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक? इस साइटोप्लाज्म पे आप दूसरे दूसरे कंपार्टमेंट बना लो, आपका बेडरूम है, आपका किचन है, बट साइटोप्लाज्म तो कॉमन है, फ्लोर है सबके पास। किसी का घर है क्या बिना फर्श का, धरती ना हो, ऐसा नहीं होगा ना बेटा। उसी तरीके से छत भी होगी। नाउ हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल, एकदम क्लियर रहना चाहिए। एक्ट एज अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन लाइक ग्लाइकोलिसिस, दिस इज नॉट मोर एक्यूरेट, यहाँ पे लिख लेना बायोकेमिकल रिएक्शन। क्लियर? act as a site of biochemical reaction like glycolysis, step of respiration, you know glycolysis सुना है बेटा। देखो फिर से हम थोड़ा सा आदत से बाज नहीं आएंगे, जितना भी पढ़ाएंगे देखो उतना तुम्हें तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, मुझे तोड़ने में बड़ा मजा आता है। ग्लाइको मीन्स सुगर मॉलिक्यूल। क्यों? सुगर मॉलिक्यूल। लाइसिस तो बहुत बार बता दिया बेटा, लाइसिस इज ब्रेक, तोड़ो। किसको तोड़ दिया? ग्लूकोज को तोड़ दिया, या ग्लाइको को आप ब्रैकेट में ग्लूकोज लिख लो। ब्रेकडाउन ऑफ सुगर मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। इज इट क्लियर? तो आप एग्जांपल दे दिया यहाँ पे कि जब आप बार बार पाथवे पाथवे पर बोल रहे हो तो थोड़ा एक दो पाथवे समझो भी। तो रेस्पिरेशन का हो गया, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड यू नो
लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे। यस बेटा, यू नो फुल फॉर्म ऑफ ईएमपी? श्रेयस, ईएमपी का फुल फॉर्म पता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला कि मैं तुम लोग को बार बार बोलती हूँ ना कि साइंटिस्ट को श्रद्धांजलि दो। तो ये पाथवे का नाम किसी केमिकल किसी चीज पे नहीं है, दैट इज बेस्ड ऑन 3 साइंटिस्ट, ई फॉर एमडेन, एम फॉर मेयरहॉफ एंड पी फॉर पार्नास, एमडेन मेयरहॉफ पार्नास। क्लियर? तो दैट्स व्हाई दैट इज ईएमपी पाथवे। यस बेटा, बिल्कुल करेक्ट हो। To act as a site of chemical reaction, biochemical reaction like glycolysis, a step of respiration और synthesis of fatty acid, ऐसे 2 reactions आपको दे दिए। ये नोट डाउन हुआ? मेटाबॉलिस्ट, प्रोडक्ट, मेटाबोलाइट की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बताई थी, और मैंने क्या बता दिया? ग्लाइकोलिसिस को। तो आगे चलते हैं। अब साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म से अपन ने इंक्लूजन को अलग कर दिया, साइटोसॉल्स को अलग कर दिया। अब जो इंक्लूजन अलग किया है उसमें पढ़ना, उसको पढ़ना नहीं है, उसको घूमना है। ठीक है? एक फोर्ट में मैं ले गई, उस फोर्ट के एक जोन को अब घुमाने जा रहे हैं। ओके बेटा, ठीक है, रेडी? तो थोड़ा सा गर्दन घुमाइए और एक तरफ देखिए, चारों तरफ गर्दन को रोटेट करिए अपने। अब अपन मोनोकॉन्डलिक नहीं है कि एक ही जगह से चारों तरफ पूरी 360 डिग्री गर्दन घूम जाएगी। तो एक बार बाएं देखो, एक बार दाएं देखो, इस तरीके से। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल दिख रहे हैं, जो एक बार और भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डिवाइडेड इनटू सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन एंड नॉन मेम्ब्रेन। क्यों? जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसमें राइबोसोम, सेंट्रियोल्स ये आपके आ जाते हैं। और बाकियों के पास एक चैम्बर दिया हुआ है, सबको एक एक मेम्ब्रेन दी गई है मिनिमम। ठीक? तो जिसको एक दी है वो सिंगल मेम्ब्रेन, जिसको 2 दी है वो डबल मेम्ब्रेन। और इसको याद करने का सिंपल तरीका है, इनके पास जरूर डीएनए होगा। प्लास्टिड का अपना डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए, न्यूक्लियस का अपना डीएनए, इसलिए तीनों को क्या दे दिया गया? डबल मेम्ब्रेन। ठीक? तो आई थिंक यहाँ पे अभी कुछ ऐसा नया नहीं आएगा तुम लोग को। दीज आर लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज और ऑर्गेनाइड्स, ऑलरेडी मेंशन था। दीज इंक्लूड सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं, एक एक को जहाँ पे देखना होगा। एग्जाम्पल दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, पेरोक्सोसोम, ग्लाइकोसोम। दैट इज रिलेटेड टू क्या? इन्होंने, सोमा मीन्स होता है बॉडी। अब एक वर्ड और यूज कर लो, शायद पहले भी बता दिया। सोमा, जैसे क्रोमा मीन्स कलर था, सोमा मीन्स बॉडी। तो ऐसी बॉडी जो लाइसिस करती है सब सेलुलर, जैसे सेल हो गया, सेल के अंदर और अंदर आ गए तो वो क्या हो गया? सब सेलुलर। सेल के अंदर के सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है? जैसे जैसे सपोज कि तुम किसी टिश्यू लेवल पे बोलोगे कि इस पर्टिकुलर लेयर का सेलुलर स्ट्रक्चर ये है, तो तुमने वहां पे प्रेजेंट सेल की बात की। अब सेल के अंदर हो तो तुम क्या बोलोगे? अब उसको सेलुलर नहीं बोलोगे, दैट इज सब सेलुलर, सेल के अंदर। जैसे होता है ना प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तो वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के अंदर आता है। ठीक? ठीक है बच्चा, समझ में आया? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसी तरह से। पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, ये सब स्टोरेज बॉडी का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनके पास कुछ स्ट्रक्चर होगा। ग्लाइकोलेट होता है यहाँ पे, पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड तुमने सुना होगा, उसका स्टोरेज होता है, उसकी सिंथेसिस होती है। लाइसोसोम सबने शायद सुना हो, सुसाइडल बैग, जैसे पावर हाउस सुनते आते थे वैसे ही, सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी इज लाइसोसोम। लाइसिस करेगा, इसके पास एंजाइम होते हैं जो सब कुछ खत्म कर देने वाला है। ठीक? तो ये फट गया अगर, तो सेल खुद भी खत्म, इस तरीके से होती है। तो डबल मेम्ब्रेन में प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये रेस्पिरेशन, ये फोटोसिंथेसिस एंड राइबोसोम आप ऑलरेडी मेरे से सुन चुके हो, दे आर द प्रोटीन सिंथेसिस ऑर्गन। तो एक एक करके जितने मेंशन है आपको शॉर्ट नोट्स में दिया हुआ है, उसको आप कवर करोगे मेरे साथ। तो अब एक पहले, सबसे पहले हम टूर पे तुम्हें कहाँ ले चलते हैं? चलो पहले तो विजुलाइज करा देते हैं, तब तो विजुलाइज कर पाओ। यहाँ आए थे, यहाँ से एंटर किए थे,
एंटर करते ही हम सबसे चालाक हैं, पहले तो हम अंदर ही ले गए। मैंने बोला ना दाएं देखो ना बाएं देखो, इसको डूबते हुए यहाँ से गोताखोर की तरह पहले अंदर आए थे, न्यूक्लियस को घुमा था, न्यूक्लियस को घूमने के बाद फिर इसके पोर से बाहर निकाला लाइन बाय लाइन तुम लोग को सबको, फिर इस जाल को बोला अभी मत देखो आगे चलते हैं, तो इसके बाउंड्री इसके बेस को देखा, दैट बेस इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमने फिर देखा कि यहाँ पे कुछ फाइबर और साइटोस्केलेटन बना रहे हैं, एंड कुछ ये हमें चारों तरफ घूमते हुए स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कुछ कुछ बॉडीज दिख रही है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, उनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। उनके पास मेम्ब्रेन है या नहीं है, फिर है तो एक है दो है, क्लियर। तो इसी टूर में मैंने फिर से बोला बेटा ये तो हो गया प्लाज्मा, अब इसको छोड़ो, अब फोकस करो इस वाले स्ट्रक्चर पे, तो मैंने श्रेयस को यहाँ बैठा दिया, और नाम ही नहीं तुम लोग के अभी तो ध्यान है, आर्या, आद्यन, देवाशीष, एकता, एरा, सबको यहाँ बैठा दिया, क्लियर। सब अब यहाँ पे बैठ जाओ अच्छे से पेटी बांध के। तो आप देखोगे एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, जैसे आपको समझने के लिए वैसे ही इसको फंक्शन करने के लिए। तो न्यूक्लियस से आप तो निकल आए इधर, लेकिन एक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियर के एनवेलप से जुड़ा हुआ है और साइटोप्लाज्म की तरफ आया हुआ है। अब देखो मैंने जो रेड से मार्क किया ना, इसको समझना। तो सिंपल सी चीज, एक ऐसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनी हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जिसका ओरिजिन हो रहा हो, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, एंडोप्लाज्मिक, एंडो मीन्स अंदर, इन, इनर लिख लेते हैं चलो, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड अगेन, आप जो सेल के लिक्विड की बात कर रहे थे उसके अंदर, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। रेटिकुलम नोट कराया था, नहीं किया था तो फिर लिख लेना, नेटवर्क एक जाल बनेगा। अब ये इमेज में आपको इतना ही दिखाया है, एक्चुअली ये पूरे यहाँ तक ये पूरी तरफ है, ये सेल में चारों तरफ है रेटिकुलम, एक नेटवर्क है। ओके बच्चा, क्लियर है। अब इस टूर को जरा थ्योरी में देखते हैं क्या बोल रहा है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट फंक्शन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा में नेटवर्क लाइक, इन द अंदर, प्लाज्मा के अंदर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। तो बेसिकली इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। वो मेम्ब्रेन कहाँ से आ गई बेटा, वो मेम्ब्रेन आ गई न्यूक्लियर एनवलप से, क्लियर। न्यूक्लियर एनवलप से निकली हुई मेम्ब्रेन है, बढ़ती जा रही है, और उसने क्या स्ट्रक्चर बना लिया है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर पूरा स्प्रेड हो रखा है, क्लियर। दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ होगा, क्योंकि हम साइटोप्लाज्म में ही देख रहे हैं, तो है तो साइटोप्लाज्म में। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, अगेन श्रद्धांजलि, पॉटर, क्लॉट एंड फुलन, क्लियर, साइंटिस्ट है। These are present in all cells except prokaryote and mammalian erythrocytes. एरिथ्रोसाइट को आप रिलेट करो, मतलब समझो, आरबीसी, मैच्योर, मैच्योर आरबीसी के पास ना न्यूक्लियस होता है ना कोई ऑर्गेनेल होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अंदर न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल एब्सेंट। ठीक है, सबने सुन रखा होगा हीमोग्लोबिन, इसका हीमोग्लोबिन कम है, इसका हीमोग्लोबिन ज्यादा है। वो हीमोग्लोबिन होते कहाँ है, आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी एक ऐसी लिविंग सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन से निकलने वाला स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई भी रिएक्शन वहां पे ऐसा नहीं चल रहा है जिसको एंजाइमेटिक बहुत, मतलब फंक्शन चल रहे हैं उसके लिए एंजाइम प्रेजेंट है, बट माइटोकॉन्ड्रियल, प्लास्टिड, इस तरीके के रिएक्शन नहीं चल रहे, इसलिए इन सबकी रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये एक जीके का भी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, मैथ्स के बच्चों को भी पता होना चाहिए। मैमेलियन मतलब मैमल्स पढ़ रखा होगा, जिनके पास मैमरी ग्लैंड होती है, एंड मेमोरी ग्लैंड होती है। उन पूरे लिविंग सिस्टम में देयर इज वन सेल जिसके पास जो लिविंग है और उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स। तो साइंटिस्ट हो गए, दीज आर प्रेजेंट इन ऑल में प्रेजेंट है एक्सेप्ट, अब आपको पता है प्रोकैरियोट में तो सेल ऑर्गेनल होते ही नहीं है, तो प्रोकैरियोट में नहीं होंगे,
और एक आपको याद रखना है यूकैरियोटिक आरबीसी में नहीं। ठीक है बच्चा, दे आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। अब फिर से मैम तो डिवाइड करने वाली है, फिर से डिवाइड कर देगी। इसको बांट दिया। अगर मैंने बोला बेटा अब यहाँ पे बैठे हो तुम, यहाँ पे बैठ के चारों तरफ देखो, तो इस पोर्शन में तुम्हें कुछ तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, कुछ लास्ट लास्ट में वेसाइकस जैसे नॉब जैसे स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड कर दिए, और कुछ जुड़े हुए हैं पूरे जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक है, तो ये फ्लैटेंड जो आपस में जुड़ते जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर हो जाता है लैमेले, जो ट्यूब जैसा रह गया वो हो जाता है ट्यूबुलर, एंड जो वेसाइकल्स बनते जा रहे हैं वो आ जाते हैं आपके सिस्टर्नी में। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक इमेज आपको बुक में भी दिया हुआ है। लैमिली, लैमिली आपको लैमिली भी वर्ड कई जगह आता है बायोलॉजी में। जस्ट कोई रिबन लाइक फैला हुआ स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड रिबन लाइक, लिख लेना फ्लैटेंड रिबन लाइक। बहुत जगह आएगा, जब मैं लंग्स बताऊंगी, जब मैं किडनी बताऊंगी, जब मैं प्लांट में कोई स्ट्रक्चर की बात करूंगी, तो लैमिली वर्ड आता रहेगा। मैम इन रिसेंट सी इज सेल और कार्पसेल्स। बेटा कार्पसेल्स पढ़े लिखे लोग यूज करते हैं, और सी से सेल ऐसे जनरल छोटे बच्चे लोग यूज कर लेते हैं, मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इट इज कार्पसेल्स। क्लियर? ठीक है, बोथ आर करेक्ट। एंड स्पेलिंग आपकी नोट डाउन कर लो अगर कर रहे हो, क्योंकि ये जो आप लिखे हो ये गलत। ठीक है, कार्पसेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो भी करेक्ट है, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। तो सेल को ही टर्म दिया है थोड़ा सा अच्छा वाला। तो आप यहाँ पे देखो एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दिख गया, वो सिस्टर्नी है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो ट्यूब्यूल्स हो गए, और एक वेसाइकल्स है। क्लियर? वो हो जाएंगे वेसाइकल्स। क्योंकि वेसाइकल क्यों चाहिए हमें? वेसाइकल आ रहे बेटा, ठीक है, वेसाइकल हमें क्यों चाहिए? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लिविंग लिखा है आपके बुक में, मतलब वो फंक्शन कर रहा है। अब कोई फंक्शन कर रहा है और वो कोऑर्डिनेट ना करे तो उसके फंक्शन करने का मतलब ही नहीं है। जस्ट सिंपल, आपकी मम्मी ने अगर अच्छे से टेस्टी से खीर बनाई और आपको खिलाया ही नहीं, तो उस खीर बनाने का कोई पर्पज नहीं है। तो खिलाने के लिए वो आपके पास पूरा का पूरा पॉट नहीं ले जाएंगे, पूरा का पूरा वो यूटेंसिल नहीं लेके आएंगे जिसमें उन्होंने कुकिंग की थी। वो क्या करेंगी? कटोरियां लाएंगी, स्पून लगाएंगी, उसमें आपको देंगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कुछ भी बना रहा है, अब समझो इसको, आ जाओ साइंस में, जो कुछ भी बना रहा है उसको वो पैक करेगा और आगे ट्रांसपोर्ट कर देगा, एंड दैट इज द मैच्योर पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे उसका फंक्शन कंप्लीट हो रहा है और वो पैकिंग कर रहा है। इसी मेम्ब्रेन से ये वेसाइकल्स टूटती जाएंगी। जस्ट सपोज इस मेम्ब्रेन में यहाँ पे सिंथेसिस चल रही थी और यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, तो ये पोर्शन क्या कहेगा? तुम वेसाइकल में कन्वर्ट हो जाओ। तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा, अपने को अलग कर लिया, और ये पोर्शन आगे आ गया, ये वेसाइकल बन जाएगा और ट्रैवल करके गोल्जी बॉडी के पास चला जाता। समझ में आया कुछ बच्चा पार्टी? ये तुम लोग को समझ में आता है या हम ही पढ़ाते हैं हमें समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रिपीट। व्हाट बेटा? नहीं समझा? वेरी गुड। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जाल एकदम से नहीं समझ में आएगी बेटा। अभी जस्ट हम आपको, देखो वो समझो, फिर से आ जाओ। टूर, अरे हम टूरिस्ट गाइड हैं, तुम नहीं समझोगे तो हम घुमाते रहेंगे। हाँ समझो समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब हम तुम्हें कॉन्सेप्ट ही बताते हैं। देयर इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इट मीन्स कि सेल के अंदर मेम्ब्रेनस सिस्टम जो आपस में कोऑर्डिनेट किए होंगे फंक्शन के। ठीक है, अब खीर की जगह हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन। समझना, आई एम गोइंग टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। प्रोटीन का नाम बताओ, कोई प्रोटीन पता है तुम लोग को? कोई प्रोटीन का नाम बताओ, चलो। ये तुम्हारा
काम है, तुम बताओ भी। मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ है डीएनए। डीएनए ने, यहाँ थोड़ा फास्ट चलूंगी। डीएनए ने आरएनए को इन्फॉर्मेशन दी दैट आरएनए इज मैसेंजर आरएनए। आरएनए न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर आया। न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर आया तो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लगे हुए मिले, और कुछ फ्री राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो भी मिले। कोई बात नहीं, दोनों को मिला के उसने एक यूनिट बनाई, और यहाँ पे उसने सिंथेसाइज किया प्रोटीन। अब मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ। प्रोटीन की सिंथेसिस होने के बाद, प्रोटीन नहीं है ये, दैट इज द चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अभी आप सिंपल उसको, एक कहते हैं ना, जैसे बर्थ के बाद एक 10 साल का बच्चा है, तो ये आप अभी समझ लो कि वो मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है, फैमिली पे डिपेंडेंट है, तो ये छोटा सा बच्चा है प्रोटीन, ये आपका फंक्शनल प्रोटीन नहीं। ये सिंथेसाइज हुआ इस सरफेस पे, अगेन आई रिपीट, एंडोप्लाज्मिक के सरफेस पे। क्लियर? या अंदर एंटर कर गया एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के अंदर, ट्यूब के अंदर। नाउ वो मूव कर रहा है, जैसे आपने वो पहेली सॉल्व की होगी ना, रास्ता ढूंढो, ए को बी तक पहुंचाओ, डॉक्टर को मरीज तक पहुंचाओ, पता नहीं क्या क्या करो। ठीक, तो यहां से ये घूम रहा है, लेकिन एट द टर्मिनल एंड ये चेंज होगा। ये हो गया लैमिना, जहां ये चेंज हो रहा है, ये वाला हो गया उसका ट्यूबुलर पार्ट। एंड एट द एंड, यहाँ आप चले आओ, चलो इसको बताते हैं। यहाँ आ गए, यहाँ पे ये, इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे चल रही थी, वो प्रोसेस में अभी नहीं जा सकते बेटा, समझो। तो यहाँ पे ये आ गया प्रोटीन, थोड़ा सा 10 साल का, एकदम 10 साल वाला बच्चा हो गया है। ठीक है, 1 साल से 10 साल इसमें बीत गया उसके। यहाँ ये प्रोटीन अब पैक्ड हो गया, और ये इससे कट हो गया। एक मेम्ब्रेन, एंडो मेम्ब्रेन का एक पोर्शन जिसमें था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कट हो गया। दैट इज द वेसाइकल्स। क्लियर? ये होती हैं ट्रांजिशन वेसाइकल, ट्रांजिट करेंगी यहाँ से, ट्रांजिशन वेसाइकल। ये यहाँ से आगे बढ़ेंगी, और इसको रिसीव करेगा गोल्जी एपरेटस। ये देखो, ये स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा इमेज है ये वैसे। अब गोल्जी स्ट्रक्चर को आप देखो, तो इसका जो फेस होता है, इन्हीं वेसाइकल से, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल्स निकल के आ रही है, इसके एंड में वेसाइकल था, इसके स्टार्टिंग में वेसाइकल्स होता है। ये इसको रिसीव करा, रिसीव किया, अगेन ये भी एक फ्लैटेंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपका वो बच्चा जो है वो बायोमैस पढ़ रहा है और इंजीनियर बन रहा है, ये वो वाला फेज है। अब ये भाई इसने क्वालिफाई कर गया, तो इसको फिर से एक वेसाइकल में पैक कर दिया। तुम नीट क्वालिफाई कर गए हो, चले जाओ मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो उसी तरीके से ये गोल्जी अपरेटस ने इसको मैच्योर कर दिया, और ये फंक्शनल प्रोटीन, कोई प्रोटीन का नाम नहीं भेजा तुम लोगों ने भाई। ठीक है, चलो फंक्शनल प्रोटीन में हम बताएं तुम्हें कि कैरेटीन सबने सुना है, कैरेटीन नेल्स में, हेयर में प्रेजेंट होते हैं ना, ये कैरेटीन बन जाते हैं। कैरेटीन नाउ मैच्योर हुआ और आगे आएगा, और इसको जहां सिक्रीट होके जाना है, तो ये मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो 3 मेम्ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व आपने देखा, ये बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है। गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, एंड देन आपने देखा गोल्जी की मेम्ब्रेन, एंड लास्टली वो चला गया वेसाइकल से, सिक्रेटिंग वेसाइकल की मेम्ब्रेन, एंड उसके बाद वो चला गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिल गया। क्लियर? समझ में आया बच्चा? तो इस पूरे प्रोसेस में आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल मैंने इन्वॉल्व किया, और एक ऑर्गेनल के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन की बात की। तो देयर इज वेसाइकल्स, वेसाइकल्स समझ में आया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो निकला वो भी वेसाइकल था, गोल्जी से जो निकला वो भी वेसाइकल था। फर्क ये होता है, ये ट्रांजिट कर रहा है, वो सिक्रीट करेगा, वो सिक्रेटरी वेसाइकल्स हो जाए। ओके बच्चा, अभी क्लियर है? तो आगे चले। ट्रिप्सिन, मिलेनिन, ओसिन, यस बेटा, यस करेक्ट। चलो आगे बढ़े। पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, बहुत सारे हैं। तो जस्ट उनका फॉर्मेशन मैंने एग्जांपल बताया। तो प्रोटीन की प्राइमरी प्रोटीन यहाँ पे बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मैच्योर प्रोटीन गोल्जी में बनता है, एंड देन वो सिक्रेटरी वेसाइकल्स में पैक होके पैक्ड हो गया। अब आगे गया। ठीक है बच्चा, इज इट ओके? आगे बढ़े। तो हम डिफरेंट पार्ट को देख लेते हैं फटाफट। मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी, जो निकला हुआ, जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है लैमेली, जिसको लिखा हुआ इमेज में, दैट इज एक्चुअली सिस्टर्नी।
कौन सी सिस्टर्नी हो जाएगी? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी। गोल्जी की भी सिस्टर्नी होती है, अभी मैंने बताया, उसके भी ट्यूब्स बनेंगे। कैसे बन रहे हैं? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसाइकल्स जा रहा है, ये जस्ट जस्ट समझो ये 6 वेसाइकल्स निकले थे, इनको मैंने अरेंज कर दिया बेटा जी, और इन सबकी मेम्ब्रेन धीरे धीरे आपस में मिक्स हो गई और ये बाद में ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। यही सब जादू की चीजें चलती हैं सेल के अंदर। क्लियर? तो ये बनता बिगड़ता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सारी मेम्ब्रेन आपस में कोऑर्डिनेट की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन वेसाइकल बनी, वेसाइकल की मेम्ब्रेन गोल्जी को बनाई, गोल्जी की मेम्ब्रेन फिर से एक वेसाइकल बनाई, एंड फाइनली वो मेम्ब्रेन आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मर्ज हो गई। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि अंदर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट। तो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर लॉन्ग होगा, फ्लैटेंड है, पैरेलली अरेंज्ड, अनब्रांच्ड tubules, that is cisternae. These form successive layer of nucleus. न्यूक्लियस से निकलती हुई लेयर थी। अभी देखो, फिर से देखो इमेज ध्यान से। न्यूक्लियस से निकलती हुई लेयर क्या हो गई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी, लैमेली। टुगेदर जब वो एक ग्रुप बना लेगी तो आप उसको लैमेली बोलोगे। और इसके पैरेलल, ये पैरेलल समझ में आता है ये सबको ना? दिस इज पैरेलल, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज पैरेलल। These are found in cells which are active in protein synthesis and other synthesis भी होती है, बट अभी जैसे मैंने आपको प्रोटीन सिंथेसिस का एग्जांपल दिया ना, उसी तरीके से आप समझ लो कि मेन फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस। आर 40 to 50 माइक्रोमीटर, दिस दिस इज म्यू, म्यू एम। यू मत लिखना बेटा, म्यू है, बुक में देखोगे सही से लिखा है, माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब मैं तुम्हें फिर से फार्मूला बता दूं, नहीं तो कहोगे ये क्या है। 10 की पावर 6 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। -6 समझ में आता है ना? 0.0000001 इस तरीके से है। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना। सेकंड है वेसाइकल्स, थर्ड होना चाहिए वेसाइकल, सेकंड होता है ट्यूब्यूल। ठीक, सीक्वेंस में समझो। सिस्टर्नी है, अब सिस्टर्नी कैसी थी? एक दूसरे से जुड़ी हुई पैरेलल। पहले वो अलग होंगी तो ट्यूब्स बने। क्लियर? फंक्शन चलेगा तो दे आर स्मॉल स्मूथ वॉल्ड, वॉल तो है ही। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डीएनए नहीं है इसके पास, इसलिए सिंगल मेम्ब्रेन होगा, तो एक वॉल है उसके पास। अब ये सेल वॉल नहीं है, उसी की वॉल की बात हो रही है, मेम्ब्रेन की बात हो रही है। These are small, smooth walled and have tubular spaces. इसके पास tubular spaces होगा। अब यहाँ पे smooth walled आ रहा है, it means कि there is something like rough walled। पकड़ना चीजों को। तो स्मूथ वॉल्ड जब हो जाएगा, वो मैच्योर एकदम फॉर्मेशन हो जाएगा, वहां पे राइबोसोम नहीं होगा, तो वो बनाता है ट्यूबुलर पोर्शन। मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बने होते हैं वो ट्यूबुलर पार्ट से बने होते हैं। आते हैं अभी उस पे। नेक्स्ट वन है वेसाइकल्स, दे आर राउंडेड। अभी देखा आपने, स्फेरिकल है, राउंडेड है, ठीक है, शेप वेरी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बने। दे आर फाउंड इन सिंथेटिकली एक्टिव सेल। जहां पे एक्टिविटी चल रही होगी। अब खीर बनेगा ही नहीं तो कटोरी क्यों सजेगी भाई ट्रे में? ठीक है, वही चीज है। खीर बनी है इसलिए कटोरी मम्मी ने लगाई और उस कटोरी में खीर को पोर करके आपको सर्व किया। ठीक है बच्चा? तो वेसाइकल्स होंगे तब जब वहां पे फंक्शन चल रहा होगा। तो वेसाइकल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स में, इसलिए कई अलग अलग स्ट्रक्चर में, जहां पे आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अभी देखा, तो आपको डिफरेंट वेसाइकल्स दिखेंगे। पैकेट्स, दे आर पैकेट्स। ठीक, मेम्ब्रेनस पैकेट्स हैं। टाइप्स, अब टाइप्स में वही आ गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है ये? अब सिंपल सी चीज आप समझो बेटा, कि एक सरफेस है, जैसे आप सब शायद अभी टेबल के आसपास ही बैठे होगे, अगर बिस्तर पे सो के नहीं पढ़ रहे होगे तो सबने टेबल पे बैठे होगे या वट आसपास देखो, कोई फर्नीचर है तो उसको टच करके देखो, उस पर अगर माइका लगी है तो दैट इज स्मूथ। क्लियर? स्मूथ। तो एक मेम्ब्रेन जिसपे कुछ है नहीं, वो क्या हो गई? स्मूथ। क्लियर? अब कोई दूसरा अगर सरफेस देखो आप, वुडन सरफेस, कोई घर में डिजाइनर चीज हो, टेबल वेबल पे कोई ग्रूव्स वगैरह बने हो,
ठीक, उस तरीके का कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है तो दैट इज रफ। अगर नहीं भी बना है तो आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कि आपने एक क्राफ्ट बनाने के लिए पेपर लिया। जब पेपर लिया था तो वो स्मूथ था। उसके ऊपर अगर आपने स्टार जैसे कुछ ग्लिटर्स वगैरह यूज किया, कुछ चिपकाया, अब उसको आप जब टच करोगे तो दैट इज रफ। सिंपल सी चीजें सिंपल वे में समझते हैं बेटा। तो वही क्या हो गया, रफ। और यहाँ रफ इसको क्या बना रहा है, रफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। अभी आपने ध्यान से वर्ड सुना हो तो मैंने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम को टच कराया था। एम आई क्लियर विद दैट बेटा? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक थोड़ा स्ट्रोक पॉइंट दे देती हूँ। ये सिंथेसिस करता है लिपिड्स का एंड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स यहाँ से इधर ट्रेवल कर सकते हैं, बट मेन सिंथेसिस आपका लिपिड का। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके दिखाती हूँ। फिर से देखो, साइटोप्लाज्म में बैठे नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे सबको, देवाशीष श्रेयस सबको यहाँ पे बैठा रखा था मैंने। नाउ यू सी अराउंड यू, कुछ सरफेस आपको ये रफ दिख रहा है, किस डॉट 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 है। फिर मैंने बोला पीछे पलटो, इधर देखो, ये स्मूथ दिख रहा था, इसके ऊपर कोई डॉट डॉट नहीं दिख रहे हैं। ये क्या हो गया, लास्ट की तरफ होते हैं SCR एंड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस होते हैं RER। एम आई क्लियर विद दैट? टूवर्ड्स द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के बाहर ही, आपको पता है राइबोसोम इधर से ही आ रहा है, उसको लोकेशन यही पास में मिलेगी। mRNA इधर से निकल रहा है, उसको भी यही लोकेशन मिलेगी। तो टूवर्ड्स द न्यूक्लियस RER अरेंज्ड होगा, टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन SCR अरेंज्ड होगा। एम आई क्लियर विद दैट बेटा? और दोनों ही जो भी सिंथेसिस करेंगे उसको पैकेट में बांधेंगे, वो पैकेट हो जाएंगे ट्रांजिशन वेसाइकल्स। इज इट क्लियर? यस और नो? आज तो लग रहा है किसी का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, रिप्लाई बहुत कम आ रहा है। तो फटाफट ये वाला टूर यहीं पे इसको समराइज कर देते हैं। यस मैम, यस मैम, क्लियर। बस 6 बच्चों की रिप्लाई है। अब 6 बच्चे तो नहीं हो सकते क्लास में। रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो बेटा, समझ में नहीं आ रहा है क्या? हेजिटेट होके मत पढ़ो, एकदम ओपन अप होके पढ़ोगे, जितना ओपन रहोगे उतना अच्छा रहेगा। तो सभी रिप्लाई किया करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पूछो, 3 बार पूछो, लेकिन लेक्चर खत्म हुआ है मतलब कुछ तो घूम के आज उठे हैं। मैम घुमा रही थी, हम घूम रहे। क्लियर है मैडम? क्लियर हो गया? हाँ, ओके बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको बेटा समराइज करते हैं जरा, अटेंटिव हो। डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको टेबल फॉर्म में दिया हुआ है आपके नोट्स में। वेरी गुड बेटा, थोड़ा सा और पेशेंस रखो, बस यहाँ पे करते हैं समराइज। SCR, अब देखो मैंने तुम्हें एक दिन बताया था कि बड़े बच्चों की तरह डिफरेंस लिखना, तो फर्स्ट कॉलम में हमेशा कैरेक्टर एंड सेकंड कॉलम में, सेकंड और थर्ड कॉलम में किसके किसके बीच में डिफरेंस है। तो कैरेक्टर, हम कंपोनेंट देख रहे हैं। फर्स्ट कैरेक्टर, किसमें डिफरेंस देखना है हमें, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंपोनेंट SCR जो होगा सिर्फ और सिर्फ ट्यूब्यूल्स होंगे इसके पास, मेनली। मेनली वर्ड देखो, फिर से हम टर्मिनोलॉजी बनाए बिता तो हम मानते नहीं है। मेनली वर्ड लिखा है बायो में, मतलब बहुत सारे केस हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो मेनली ट्यूब्यूल लिखा है, इसका मतलब वहां पे वेसाइकल्स हो सकती है, हिडन है वो उसमें, ठीक है, लेकिन मेन कंपोनेंट उसका क्या है, ट्यूबुलर पार्ट। RER मेड ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसाइकल्स। सिस्टर्नी भी है, वेसाइकल्स भी है, और वेसाइकल बनने के बीच में हो सकता है आपको ट्यूबुलर भी मिल जाए, लेकिन ट्यूबुलर इन केस ऑफ लिपिड के फॉर्मेशन में ज्यादा रहता है, दैट्स व्हाई आप उधर ही रहने दो उसको। राइबोसोम्स एब्सेंट, SCR पे एब्सेंट है तभी तो वो स्मूथ है, ये तो रीजन है इसके स्मूथ होने का। सरफेस पे आपने एकदम प्लेन पेपर लिया, उसके स्मूथ होने का रीजन ही है कि वो प्लेन है। जैसे आपने उस पर क्राफ्टिंग की कुछ ऐड किया, वो रफ हो जाएगा। ठीक, जैसे जस्ट सपोज आपने कैलकुलेशन किया तो वो रफ पेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो कहीं से भी कुछ रिलेट करो, बस समझ में आना चाहिए।
अब आर ई आर इसलिए है क्योंकि वहां राइबोसोम प्रेजेंट है। पोजीशन मेनली प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी मैंने बताया आपको ये चीज। एसईआर टूवर्ड्स द, अब देखो यहाँ पे भी वर्ड यूज कर दिया, बायो का यही जादू है, मेनली लिख देता है और आपको ध्यान रखना होता है कि कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस इसके प्रेजेंट होने के क्या है, टूवर्ड्स द पेरीफेरी, टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यही कहाँ आ गया, मेनली नियर द न्यूक्लियस। सब चीजें बताई है मैंने, अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछना। फंक्शंस क्या है, हेल्प्स इन स्टेरॉयड लिपिड्स एंड पॉलीसेक्राइड सिंथेसिस। अब ये सब क्या है, दे आर द पॉलीमर, पॉलीमर्स बायोमोलिक्यूल्स हैं। क्लियर, बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब मैंने बताया अब अलग अलग जगह पे अलग अलग काम काज चलेंगे बेटा, नहीं तो सेल इतना डेवलप क्यों हुआ, प्रोकैरियोट से ही काम चल जाता। तो सिंपली यहाँ पे सिंथेसिस हो रही। हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, अभी देखो मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया, इसकी मेम्ब्रेन ए, जस्ट सपोज ए इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी इज गोल्जी एंड सी इज वेसाइकल। ठीक, इधर देख लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इधर लास्ट में रख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ए की मेम्ब्रेन बी में गई, पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ए में आई थी, ए की बी में गई, बी की सी में गई एंड सी फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास गया। तो यहाँ हर जगह पे जो मेम्ब्रेन सिंथेसिस हो रही है, यू कैन से इट इज द बायोजेनेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल सिस्टम में जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। एक वर्ड और नोट डाउन कर लो, जहां पे भी आपको जेनेसिस वर्ड आए दैट इज रिलेटेड टू सिंथेसिस। तो बायोसिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, तो आपने देखा हाँ भाई काम तो करता है मैडम, ऐसे नहीं लिखा हुआ, मैम ने बताया था। इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, आरईआर का, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, वो भी देखा क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है। अकरेंस मेनली फाउंड इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स लाइक एडिपोसाइट। अब बेटा जादू की चीज तो है लेकिन जादू नहीं है, साइंस है। क्लियर, अब आप कॉन्सेप्चुअली सोचो तो ऐसे सेल जिसको बहुत सारा प्रोटीन बनाना पड़ेगा, अब तुम लोग इसका आंसर करोगे मुझे, जिसको बहुत सारी प्रोटीन सिंथेसिस करनी है कंटिन्यू, उसके पास वो सेल साइटोप्लाज्म में ज्यादा जगह पे ज्यादा स्ट्रक्चर वहां पे क्या होगा, आरईआर का या एससीआर का। जिसको हाई प्रोटीन सिंथेसिस करनी है जिस सेल को, वो अपने अंदर कैसा स्ट्रक्चर बनाए। जैसे जस्ट सपोज बेटा कि आपको कैप्सन आना है, पढ़ना है, तो कैप्सन का स्ट्रक्चर इज लुक लाइक अ स्कूल, न कि वो मूवी थिएटर जैसा होगा। ठीक है, वो स्कूल जैसा होगा, न कि वाटर पार्क जैसा होगा, समझना इस चीज को। तो उसी तरीके से अगर सेल की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन सिंथेसिस हाई करने की, तो उसके अंदर वेरी गुड आर ई आर हाई होगा। वेरी गुड बेटा विशाखा सोनी, करेक्ट। क्लियर, और किसी सेल को टास्क मिल रहा है कि भाई तुम एडिपोसाइट सेल्स हो, तुम्हें फैट सेल को स्टोर करना है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड करना है, ठीक है, फैटी फैटी चीजें बनानी है, तो उसके पास नंबर जो कंटेंट होगा उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो कंटेंट क्या होगा, ऐसे स्मूथ होगा। बस अब यहीं पे एंड करते हैं। तो मेनली फाउंड इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स लाइक एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट, साइटा मीन्स अगेन सेल, और एडिपोज टिश्यूज टाइप में आ गया, मतलब तुम समझ लो फैट स्टोरेज। Mainly found in protein forming cells like Nissl granules. Nissl granules are the RER of nerve cells. ठीक है, न्यूरॉन्स के अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करोगे तो दे आर निजल्स ग्रेन्यूल्स, उनको टर्म दिया जाता है निजल्स ग्रेन्यूल का। सेम वे में आप अगर मस्कुलर सेल की बात करोगे, मसल्स की बात करोगे, तो दे आर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्म दिखेगा, लेकिन मेनली वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इन शॉर्ट वी स्टडी endoplasmic reticulum divided into two parts, SER and RER. Clear? Ribosome absent, ribosome present. ठीक, इसको डिवाइड किया था मैंने 3 कंपोनेंट्स में, सिस्टर्नी या यू कैन कॉल इट लैमेले, सिस्टर्नी, लैमेले, ट्यूब्यूल एंड वेसाइकल। एक ऑर्गेनेल दिखाया मैंने टूर में तुम्हें, ये ट्रिप करा दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की,
जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच था। इस स्ट्रिप में आप ये चीज घूम चुके हो, इसके फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे समराइज थे, बट कल हम थोड़ा सा बता देंगे फिर से। और उसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, गोल्जी पे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब अपना बैग एंड बैगेज टूर एंड ट्रेवल खत्म हुआ आज का। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। 10-15 मिनट का गैप रहेगा एंड उसके बाद आपका मैथ्स का लेक्चर कितना टाइम हो गया, 9:30 पे मैथ्स का लेक्चर आपको स्टार्ट मिलेगा। बेटा यहाँ से किसी को कुछ पूछना है, फटाफट फटाफट। लैमिली, लैमिली क्या है? लैमिली इज द फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। जो आप जैसे आप देखो, आपने वो बर्थडे डेकोरेशन की होगी, रिबन्स यूज किए हैं, आजकल फ्रिल्स आ रहे हैं, रिबन्स आ रहे हैं, ऐसे रिबन्स के पैकेट्स आते हैं ना, बर्थडे डेकोरेशन किए हैं? हाँ या ना तो बोलो बेटा फटाफट। बच्चे बताओ, यूज किया है? शानिया, देखा है? तो ये एक एक निकाल दोगे आप तो दैट इज रिबन। इन सबको आपने एक जगह से पकड़ रखा है, ठीक है? तो ये आपस में जुड़े हुए स्ट्रक्चर है। ये हो गया लैमिले। सिंपल सी चीज समझो, लैमिले इज एन स्ट्रक्चर जिसमें आपको फ्लैटन फ्लैटन रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जहां पे भी उसको आप लैमिली टर्म देते हो बायोलॉजी में। मैम मीनिंग ऑफ नेजल ग्रैन्यूल, नेजल ग्रैन्यूल इज सिंपली ईआर ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स तो आई थिंक सबको पता है। नर्वस सिस्टम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वी कॉल निजल ग्रैन्यूल्स, और वो ब्रेक डाउन रहते हैं, वो टूटे हुए रहते हैं, और मोस्टली वो आर ई आर है, टूटे हुए रहते हैं, और ऐसे राइबोसोम उस पर प्रेजेंट होता है, इसलिए आप उसको ग्रैन्यूल्स बोलते हो। निजल ग्रैन्यूल। अब ये छोटा सा इमेज बना लोगे तो ये तुम्हें बैठ जाएगा दिमाग। एनीथिंग एल्स? ओके ओके, ठीक है बेटा। अभी क्लियर है? चलो बाय बाय, टेक केयर। कंप्लीट करना। टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं थोड़ा एक बार डिस्कशन करके देन आपको अपडेट करती हूँ। हमारा टेस्ट ये सेल ऑर्गेनेल रहेगा। सेल वॉल के बाद आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी अपरेटस तक आपको आ सकता है। तो जो भी पढ़ा है उसको पढ़ते रहो, वहीं से टेस्ट होगा। चलो बाय बेटा, बाय बाय, गुड डे।